वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर द नेक्स्ट क्लास ऑफ एग्जेम्पशंस के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अपने को एग्जेम्पशंस पढ़ना था। सो एग्जेम्पशंस अपने पढ़ रहे थे जो अपने को सेक्शन 10 में मिलता है, विच यू कैन रिड्यूस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। आई मीन विच यू कैन क्लेम व्हेन यू आर कंप्यूटिंग रिस्पेक्टिव हेड्स। डिडक्शंस आप क्लेम करते हो अंडर चैप्टर 6 से फ्रॉम योर ग्रॉस टोटल इनकम, बट एग्जेम्पशन सेक्शन 10 में इंक्लूड ही नहीं होता। तो सेक्शन 10 में बहुत सारे सेक्शंस सीरीज अपने पढ़े, ठीक है। सो आज अपने को स्टार्ट कर, लास्ट अपने क्लबिंग पे खत्म किए थे। इफ यू रिमेंबर सेक्शन 1032 वेयर द पेरेंट्स इनकम में अगर माइनर चाइल्ड का इनकम क्लब होता है, तो जिस पेरेंट में माइनर चाइल्ड का इनकम क्लब हुआ, तो इन दैट केस अप टू 1500, आई रिपीट अप टू 1500 रुपीज पर चाइल्ड यू विल बी गेटिंग एग्जेम्पशन फ्रॉम द इनकम विच इज क्लब्ड, ठीक है, फ्रॉम विच द इनकम विल बी क्लब्ड। मैं आपको रिकॉर्डेड क्लासेस के बारे में बाद में बता दूंगा, अभी आप प्लीज क्लास के ऊपर ध्यान दीजिए। सेक्शन 13 कैपिटल ए, सेक्शन 13 कैपिटल ए क्या चीज के बारे में बात करता है सर? बेसिकली सेक्शन 13 कैपिटल ए बात करता है आपके जितने भी इनकम है जो हाउस प्रॉपर्टी से आता है या कैपिटल गेन से आता है या अदर सोर्सेज से आता है या वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 20,000 से आता है, किसके हाथ में? पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में। किसके हाथ में? पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में। तो ये सब इनकम इनके हाथ में क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है, प्रोवाइडेड नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एंड ऑडिटेड। सो एचपी, कैपिटल और अदर सोर्सेज तो भैया मोस्ट ऑफ द केसेस में एग्जेम्प्ट है फॉर स्पेशल एसएससीज। वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन क्या हुआ कि खुद से आप रिसीव कर, मतलब यू आर getting some donations in excess of 20,000, so in that case political party के हाथ में वो इनकम क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट हो जाता है सेक्शन 13 कैपिटल ए में। बट इसका बहुत सारा कंडीशंस है, वो बिल्कुल भी आपको ध्यान रखने की दरकार नहीं है। खाली इतना ध्यान रखो कि सेक्शन 13 ए में आपको ये सारे डिडक्शंस, आई मीन ये सारे एग्जेम्पशंस आपको मिलते हैं। अब आते हैं गाइज नेक्स्ट, सेक्शन 1023 बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट मी टेल यू, सेक्शन 1023 बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट एक बार रीड कर लो, कोर्ट सेटलमेंट गारंटी फंड विच इज सेटअप बाय रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। दैट इज कोर्ट सेटलमेंट गारंटी फंड का अगर कोई इनकम है विच इज रिसीव्ड फ्रॉम सम स्पेसिफाइड पर्संस और पेनल्टीज इम्पोज्ड बाय आरसीसी, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग पोर्शन एंड क्रेडिटेड टू दिस फंड। मतलब इस फंड से, मतलब कोई भी पेनल्टी अगर लेवेबल हुआ इन्वेस्टर्स के ऊपर और इस फंड में पैसा आया, तो वो पैसा क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन किसी स्पेसिफाइड लोगों से ले रहे हैं तो वो भी कंट्रीब्यूशन क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, मैंने आपको बोला ना। जस्ट एक बार रीड कर लीजिए, ये सब जनरली एडवांस्ड फाइनल लेवल के टॉपिक्स में आता है, एक बार जस्ट रीड कर लीजिए। एग्जेम्पशन विड्रॉन कब होगा? इफ शेयर्ड विद स्पेसिफाइड पर्सन। अगर ये आपने किसी स्पेसिफाइड पर्सन के साथ शेयर कर लिया तो एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच यू हैव शेयर्ड द इनकम। सर स्पेसिफाइड पर्सन, सर उनको कंट्रीब्यूट करने से एग्जेम्पशन मिलता है, तो स्पेसिफाइड पर्सन होते कौन है? कोई भी रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग ऑपरेशन जो इस्टेब्लिश किया है और जो मेंटेन करता है फंड, ठीक है। तो आपने अगर अपने रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को, एक फंड ने अगर रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को कंट्रीब्यूट किया है या उनसे कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है, किससे? रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से, तो वो इनकम क्या हो जाएगा उसके हाथ में? एग्जेम्प्ट। या कोई स्टॉक एक्सचेंज बीइंग अ शेयर होल्डर इन विच आरसीसी या इन सच आरसीसी या कॉन्ट्रीब्यूटर टू सीएसजीएफ, मतलब कोर्ट सेटलमेंट गारंटी फंड। कोई भी स्टॉक एक्सचेंज जो इसमें शेयर होल्डर है, किसमें शेयर होल्डर है? इस आरसीसी के शेयर होल्डर है। वो शेयर होल्डर से, अगर वो शेयर होल्डर से उसको मिल रहा है उस फंड को, तो अगेन इट विल बी एग्जेम्प्ट। या कोई भी क्लियरिंग मेंबर कंट्रीब्यूटिंग टू द सीएसजीएफ। मैंने बोला बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, एक बार पढ़ लेना बस, ठीक है। देखिए जो रेलिवेंट है ना, मैं वही स्ट्रेस कर रहा हूं आपको। आई मीन जो एकदम ही रेलिवेंट नहीं है वो स्ट्रेस करके मतलब नहीं है, बिकॉज रिवीजन क्लासेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि सर आप हमको ओवरऑल करा दीजिए, बाकी माइन्यूटली तो आप घर पे भी देख सकते हो। दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स रेगुलर क्लासेस एंड नॉर्मल क्लासेस। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एग्जेम्पशन फ्रॉम सैलरीज। अगेन ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार जाके देख लेना। मैं आपको बता देता हूँ गाइज, इसमें 3 तरह के एग्जेम्पशन है, 1, 2 एंड 3। ये 3 तरह का एग्जेम्पशन को क्लब किया गया है 10(6) में, ठीक है। 10(6) में बहुत सारे क्लॉजेस है एंड ये वो सैलरीज है जो फॉरेन या नॉन रेसिडेंट्स को मिलता है, एंड वो नॉन रेसिडेंट की सैलरी इनकम इंडिया में क्या है? एग्जेम्प्ट है। अगर आपको याद होगा सेक्शन 9, इनकम डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया, सैलरी इनकम कब इनकम डीम होगा इंडिया में, एक्रू कब होगा? इफ द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन इंडिया। तो सैलरी ऑफ डिप्लोमेटिक पर्सोनल ऑफ फॉरेन स्टेट सब्जेक्ट टू द फैक्ट दैट दे आर नॉट एंगेज्ड इन एनी बिजनेस और प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, एंड सैलरीज exempt on reciprocal basis, that is only Indian counterparts enjoy similar exemption in that country. In that
दैट केस आपका जो सैलरी डिप्लोमेटिक पर्सनल को इंडिया में मिल रहा है दैट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट, प्रोवाइडेड वो और कोई बिजनेस में एंगेज नहीं है। और इंडिया में अगर वो एग्जेम्प्ट है तो सिमिलरली वो जिस कंट्री से आ रहा है उस कंट्री में भी अगर कोई इंडियन आदमी चाहता है तो वो इनकम को एग्जेम्प्ट करके रहेगा। मतलब एक होता है ना कि अगर आप मेरे एग्जेम्प्ट करोगे तो ही हम आपका एग्जेम्प्ट करेंगे। तो इंडिया वाला भी यही बोलता है कि इंडियन काउंटर पार्ट्स को भी वहां पे सिमिलर उस कंट्री में एग्जेम्पशन मिलता है, तब जाके सेक्शंस 10 अलाउ करेगा कि वो डिप्लोमेटिक पर्सन, बिकॉज हमारे डिप्लोमेट जब बाहर जाएंगे वहां पे भी वो हो सकता है इनकम कमाए, तो क्या वो हमें एग्जेम्पशन देते हैं? अगर यस तो आपको भी एग्जेम्पशन देना पड़ेगा इफ समवन फ्रॉम देयर कंट्री कम्स टू आवर कंट्री। देन अगर एज अ एम्प्लॉय ऑफ अ फॉरेन एंटरप्राइज एक फॉरेन नेशनल को रेमुनरेशन मिला, फॉरेन नेशनल मतलब इंडियन सिटीजन नहीं है, फॉरेन कंट्री का रेसिडेंट, फॉरेन नेशनल है, उसका नेशनलिटी इंडिया के बाहर है, फॉरेन नेशनल है, इंडियन नेशनल का नहीं है, उससे अगर रेमुनरेशन मिल रहा है बिकॉज वो एक फॉरेन कंपनी का एम्प्लॉय है क्योंकि वो इंडिया में सर्विस दिया फॉर हिज सर्विस ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया, प्रोवाइडेड कौन कौन से कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे जब उसका रेमुनरेशन एग्जेम्प्ट होगा? नंबर 1 वो फॉरेन एंटरप्राइज का इंडिया में देयर इज नो बिजनेस गाइस। ऑब्वियसली आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं कनेक्शन ये आ रहा है कि दैट नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी हैज नो कनेक्शन, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। तो इन दैट केस आपको कभी भी बिल्कुल भी इस केस में टैक्सेबल नहीं कराया जाएगा, एग्जेम्पशन करा दिया जाएगा। स्टे डज नॉट एक्सीड 90 डेज, 90 डेज से ज्यादा स्टे नहीं है। पहला बिजनेस नहीं है इंडिया में, कोई भी तरह का बिजनेस नहीं है इंडिया में, 90 डेज से ज्यादा स्टे नहीं है। नेक्स्ट, सच रेमुनरेशन इज नॉट लायबल टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम ऑफ द एम्प्लॉयर चार्जेबल अंडर द एक्ट। मतलब सर ये जो रेमुनरेशन है ये लायबल नहीं होगा, मतलब ये इनकम से डिडक्ट नहीं होगा ऑफ द एम्प्लॉयर विच इज चार्जेबल अंडर दिस एक्ट, मतलब उसका डिडक्शन उसको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है नॉन रेसिडेंट फॉरेन नेशनल एज अ मेंबर ऑफ फॉरेन शिप। यहां पे क्या बात किया है? शिप का बात किया है कि अगर वो फॉरेन शिप इंडिया में आ रही है, वो नॉन रेसिडेंट फॉरेन नेशनल, ध्यान से सुनिए यहाँ पे वर्ड ऐड किया है नॉन रेसिडेंट, फॉरेन नेशनल था, यहाँ पे नॉन रेसिडेंट फॉरेन नेशनल है। तो अगर नॉन रेसिडेंट फॉरेन नेशनल है, अगर उसका टोटल इंडियन टोटल स्टे इन इंडिया डज नॉट एक्सीड 90 डेज, अगर वो 90 दिन से ज्यादा नहीं है, देन द रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय सच फॉरेन नेशनल ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया will not be taxable। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब सर इन दिस केस अगर फॉरेन नेशनल ने रेमुनरेशन लिया इवेंट फॉर ट्रेनिंग पर्पस, मान लो फॉरेन नेशनल इंडिया में आया, फॉरेन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है वो, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर फॉरेन कंपनी फॉरेन नेशनल इंडिया में आया तो ट्रेनिंग पर्पस के लिए अगर उसको कोई भी सैलरी मिला है तो इन दैट केस जो भी रेमुनरेशन को मिला वो टैक्स फ्री है, ठीक है। और अगर वो एज अ मेंबर ऑफ फॉरेन शिप आया है और 90 डेज से ज़्यादा नहीं है इंडिया में, तो भी वो इनकम क्या है? टैक्स फ्री है। नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, एक बार देख लेना बिकॉज MCQ में आपको ये पूछा जा सकता है। सर ये सारे एग्जेम्पशन अगर आपको याद है सैलरी चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था, डू रिमेंबर? मैंने सेक्शन के साथ लिखा है ये सारे के सारे सैलरी के रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, अलाउंसेस है और कुछ तो परक्विजिट्स भी है जो मैंने आपको पढ़ाया था सैलरी चैप्टर में, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया है। लीव ट्रैवल कंसेशन आप सेक्शन 10(5) में याद है, 2 जर्नी आउट ऑफ 4 कंप्लीट ब्लॉक ऑफ ईयर्स 2 जर्नीज आर एग्जेम्प्टेड, ये 10(5) में लिखा हुआ था। ग्रेचुटी अपने पढ़े थे 10(10), कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। पेंशन अपने 10(10) पढ़े थे, अनकम्यूटेड पेंशन फुल्ली टैक्सेबल पर मंथ मिलता है और कम्यूटेड पेंशन अगर लमसम में मिल रहा है तो पार्टली एग्जेम्प्ट होता है। लीव इंकैशमेंट 10(10)AA, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट, याद आ रहा है? लास्ट 10 मंथ्स का टोटल सैलरी या 3 lakhs और अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, ये सब अपने पढ़े थे अगर आपको याद है तो। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन 10(10) भी जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत आपको इसका कॉम्पनसेशन मिलता है, तो 10(10) में आप इसका एग्जेम्पशन लेते हो। देन VRS वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम वंस इन अ लाइफ टाइम बेनिफिट है जो 10(10) में आपको मिलता है। HRA अगर याद होगा 10(13) है, हाउस रेंटल अलाउंस, ये सारे के सारे एग्जेम्पशन हम लोग सैलरी में पढ़ चुके हैं। स्पेशल अलाउंसेज याद है आपको, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज होता है, जो फिक्स लिमिट अलाउंसेज होती है, रिपीट फिक्स लिमिट अलाउंसेज होती है, या फिर जो अलाउंसेज आर एग्जेम्प्टेड अप टू द expenditure incurred for official purpose, I repeat, allowances exempted up to the expenditure incurred for official purpose और fixed allowances, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन, हॉस्टल एक्सपेंडिचर, ट्रांसपोर्ट, ट्राइबल एरिया, ये सारे टिफिन अलाउंस, टिफिन अलाउंस नहीं, ट्राइबल एरिया अलाउंस और जो भी अलाउंसेज जहाँ पे एग्जेम्पशन है, बॉर्डर अलाउंस, काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस, तो ये सारे अलाउंसेज की एग्जेम्पशन हमें मिलती है जो हम ऑलरेडी सैलरी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सर बाद बाकी एग्जेम्पशंस में क्या है, तो 2 एग्जेम्पशन मैंने क्लासिफाई किया। 10(37) अगर आपको याद होगा सेक्शन 54B,
अगर आपको याद होगा मैंने कैपिटल गेन्स में एक सेक्शन डिस्कस किया था। देखिए लिंकेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंकेज करना यही मैं आप मेरे से सीखने आए हो। पढ़ तो चुके आप ऑलरेडी, मैं तो आपको पढ़ा ही नहीं रहा, मैं तो जानते ही नहीं हूं मैं आपको इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूं। आई एम जस्ट टीचिंग यू द लिंकेजेस, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वेयर आर द इश्यूज और कहां कहां आपको प्रॉब्लम आएगा, मैं वो आपको बता रहा हूं। Compulsory acquisition of urban agricultural land. I repeat, compulsory acquisition of urban agricultural land. सर हम लोग ने 54B में क्या पढ़ा था? सर हम लोग ने 54B में पढ़ा था कि आपको कंपल्सरी आप एग्रीकल्चरल लैंड बेच के एग्रीकल्चरल लैंड खरीद रहे हो तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा ऑन द एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। ओके, यहाँ पे हमने पढ़ रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपका कंसिडरेशन डिटरमाइन किया और आपका कंपल्सरी एक्वायर हो गया है, क्या कंपल्सरी एक्वायर हो गया? ऑब्वियसली अ कैपिटल एसेट, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। तो इन दैट केस जो भी कंसिडरेशन आपको मिल रहा है बाय द गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट विल बी फुली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1037। फॉरगेट अबाउट 1054B क्योंकि ये कंपल्सरी एक्वायर हुआ है। तो 1037 टॉक्स अबाउट दिस। लेकिन ये लैंड एक इंडिविजुअल का होना चाहिए हु वाज यूजिंग दिस लैंड फॉर एटलीस्ट 2 years। ये भी अगर आपको याद होगा सेम सेक्शन 54B में भी हम लोग ने पढ़ा था, कम से कम ये 2 साल तक ये लैंड अपने से यूज किया तब जाके वो कंसिडरेशन क्या होगा? एग्जेम्प्ट। देन द टॉपिक कम्स ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। ठीक है, ये भी टीडीएस जैसा टॉपिक होता है। ठीक है, जस्ट सुन लो क्या है ये इक्वलाइजेशन लेवी। इक्वलाइजेशन लेवी सिंपल क्या होता है अगर आपको याद होगा, सिंपल समझ लो, अगर मैं किसी को पेमेंट करता हूं और मैंने टीडीएस नहीं काटा, अगर मैं किसी को पेमेंट करता हूं मैंने टीडीएस नहीं काटा, सो दैट पेमेंट विल बी डिसअलाउड, राइट? नॉन रेसिडेंट है तो 100% डिसअलाउड, रेसिडेंट है तो 30% डिसअलाउड। यहां बोलता है कि आपने अगर किसी को पेमेंट किया और देयर इज अ टैक्स नोन एज इक्वलाइजेशन लेवी टैक्स, इक्वलाइजेशन लेवी टैक्स जो 6% पे लगता है कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज पे। आई रिपीट, जो 6% पे लगता है कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज में, जैसे एडवर्टीजमेंट, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज। तो मैं अगर नॉन रेसिडेंट से, आई रिपीट, मैं अगर नॉन रेसिडेंट से, रिपीट कर रहा हूं, नॉन रेसिडेंट से, अगर मैं नॉन रेसिडेंट से फॉरेन, नॉन रेसिडेंट से इफ आई एम टेकिंग ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, वट एवर इनकम आई एम पेइंग टू हिम, आई हैव टू डिडक्ट 6% इक्वलाइजेशन लेवी। इफ आई फेल टू डू सो, ये गाइस पीजीबीपी में मैंने आपको पढ़ा ही नहीं था क्योंकि ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, बट क्योंकि एग्जेम्पशन है तो एक बार कंप्लीट पिक्चर ले लो। अगर मैं नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करता हूं और उसमें इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं करता हूं तो पेमेंट मेरे लिए डिसअलाउ हो जाता है, वो पेमेंट मेरे लिए डिसअलाउ हो जाता है, वो पेमेंट मेरे लिए डिसअलाउ हो जाता है। अब मेरा बात समझिए, इक्वलाइजेशन लेवी अगर इस इनकम पे कट रहा है जो नॉन रेसिडेंट को मिल रहा है, तो जस्ट इमेजिन नॉन रेसिडेंट के हाथ में वो इनकम क्या इंडिया में टैक्सेबल होगा कि एग्जाम? सर इक्वलाइजेशन लेवी काट लिए ना आप, फिर आप क्या चीज का टैक्सेबल इनकम इंडिया में मान रहे हो? सो इन दिस केस 1050 ये बोलता है कि अगर इनकम हो रहा है किसी भी सर्विस से विच इज चार्जेबल टू इक्वलाइजेशन लेवी, दैट विल बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट। मतलब उस केस में नॉन रेसिडेंट ही आता है, बिकॉज इक्वलाइजेशन लेवी फाइनेंस एक्ट 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था एंड वो आज भी उसी से गवर्नड है। और इक्वलाइजेशन लेवी को वही से इंट्रोड्यूस किया गया है कि वो नॉन रेसिडेंट अगर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज अगर किसी भी इंडिया में रेसिडेंट को देता है या फिर ऐसे पर्सन को देता है जिसका इंडिया में फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, इन दैट केस उसको क्या करना पड़ेगा? उसके इनकम पे 6% इक्वलाइजेशन लेवी अट्रैक्ट होगा एंड हु विल पे? एनी पर्सन paying to him shall deduct 6% equalization levy, only then he will be getting full deduction under income tax act। ठीक है, बस इतना समझो कि जिसको इक्वलाइजेशन लेवी वाला कट के इनकम मिला है उस पे इनकम पे जीएसटी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एसईजेड यूनिट्स वाला बात, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10AA। नाउ वी आर कमिंग टू दैट। नेक्स्ट, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10AA। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10AA, सबसे पहले सेक्शन आता है किसको ये डिडक्शन मिलेगा, ये एग्जेम्पशन सॉरी किसको मिलेगा? 10AA, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे कंप्यूटेशन ऑफ सम्स आ जाते हैं, मतलब इसमें सम्स आ जाता है, इसमें आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10AA, एलिजिबिलिटी अवेलेबल टू यूनिट सेटअप इन SEZ, जो यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सेटअप है फॉर मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और प्रोवाइडिंग सर्विसेज।
यानी कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एंगेज्ड है, तो इन दैट केस उनको ही इनका एग्जेम्पशन या डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA मिलेगा। डिडक्शन कितना मिलेगा? डिडक्शन ऑब्वियसली प्रॉफिट्स के ऊपर मिलेगा। किसके ऊपर मिलेगा? प्रॉफिट्स के ऊपर मिलेगा। सो बेसिकली दिस इज द एलिजिबल प्रॉफिट्स, दिस इज द एलिजिबल प्रॉफिट्स। कितने प्रॉफिट्स पे आपको डिडक्शन मिलेगा ये हम वो निकाल रहे हैं। ये है कितने प्रॉफिट्स पे हमें डिडक्शन मिलेगा, ये हम वो निकाल रहे हैं। तो प्रॉफिट्स ऑब्वियसली जितना आप एक्सपोर्ट करते हो अपने टोटल गुड्स को, एक्सपोर्ट टर्नओवर बाय टोटल टर्नओवर, जिसको अपने और एक लैंग्वेज बोलते हैं ET/TT, export turnover by total turnover. So the percentage of export in total turnover multiplied by profit of undertaking will give you the eligible profits. I repeat, percentage of export turnover by total turnover will give you, multiplying by profits will give you the amount of deduction. ये आपको क्या देगा? Amount of deduction. तो ये deduction आपको तब मिलेगा जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। डिडक्शन कितना मिलेगा सर और कब तक मिलेगा? फर्स्ट 5 years फ्रॉम द ईयर व्हेन यू कमेंस द बिजनेस यू विल बी गेटिंग 100% ऑफ द डिडक्शन। आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट 5 साल तक आपको 50% ऑफ द प्रॉफिट्स का डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट 5 साल तक आपको 50% ऑफ द प्रॉफिट्स का डिडक्शन मिलेगा। और उसके नेक्स्ट 5 साल तक आपको 50% मिलेगा, बट मैक्सिमम और अमाउंट विच यू हैव ट्रांसफर्ड टू SEZ री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व विच एवर इज लोअर। मतलब पहला 5 साल तो विदाउट एनी लिमिट 100%, नेक्स्ट 5 years 50%। तो आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा कि आप जिस साल का डिडक्शन निकाल रहे हो या एग्जेम्पशन निकाल रहे हो वो कौन सी ईयर है, वो फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है कि 10th ईयर है कि 5th ईयर है कि 7th ईयर है कि 8th ईयर है कि 9th ईयर है। आफ्टर 10 years अगेन यू विल चेक 5 years, देन दैट केस यू हैव टू चेक वेदर यू आर ट्रांसफरिंग एनी प्रॉफिट्स टू SEZ रिजर्व री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट। सो SEZ री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट विच एवर इज लोअर। अब यहां पे क्या करना पड़ता है आपको, यहां पे एक नोट ध्यान से सुनिएगा। आपको ये जो रिजर्व है ना, यू हैव टू एक्वायर सम प्लांट एंड मशीनरी विच इज फर्स्ट पुट टू यूज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द ईयर इन विच रिजर्व इज क्रिएटेड। मतलब ये रिजर्व से आप क्या करने वाले हो? अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू एक्वायर न्यू मशीनरी बिफोर द एंड ऑफ 3 years। एंड ये जो पैसा आप रिजर्व में डाल रहे हो ये आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज मत करना, या कोई भी रेमिटेंस या अदर एसेट्स एक्वायर करने के लिए यूज मत करना, और रेमिटेंस इंडिया के बाहर पेमेंट करने के लिए यूज मत करना। अगर आप कर दिए तो आपको 50% जो लास्ट 3 साल का बात कर रहे हैं, फर्स्ट 10 years नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट 5 years फर्स्ट 5 years नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट 5 years नो प्रॉब्लम, द लास्ट 5 years इट्स कंडीशनल डिडक्शन वेयर यू हैव टू satisfy the conditions, that is reinvestment allowance reserve account। कुछ कंडीशंस है, वेरी सिंपल, ये आप देख लेना, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, आप पढ़ सकते हो खुद से। मैन्युफैक्चर एक पर्टिकुलर ईयर से बिगिन होना जाना चाहिए, इट्स नॉट रेलिवेंट। हाँ, नॉट फाउंड बाय स्प्लिटिंग अप रिकंस्ट्रक्शन, ये हर जगह एक न्यू कंपनी होनी चाहिए, कोई स्प्लिटअप या रिकंस्ट्रक्शन से बनी हुई नहीं होनी चाहिए। ये जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है SEZ में, ये कोई पुराना मशीनरी इंस्टॉल होके स्टार्ट नहीं हो। मतलब एक होता है ना कि आप एक एग्जिस्टिंग मशीनरी एक पुराने कंपनी में यूज कर रहे थे, उसी से आपने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया SEZ वाले बिजनेस में, और आप डिडक्शन एग्जेम्पशन क्लेम करने लगे। गवर्नमेंट बोले ऐसा नहीं हो सकता, अगर आप करना है तो आप करो, बट दैट कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ योर वैल्यू। मतलब मान लीजिए नया कंपनी या नया SEZ यूनिट अपने वैल्यू का मैक्सिमम 20% ओल्ड वाला यूज कर सकता है। आई रिपीट, अपने वैल्यू का, देखिए रिवीजन क्लास है, आई हैव टू गो स्ट्रेट अवे टू द टॉपिक एंड हिट ऑन द प्रोविजन, वो मेरा ऑब्जेक्टिव होगा। बिकॉज दिव्य जड़ी बूटी बुक के बारे में आप सब जानते हैं। दिव्य जड़ी बूटी बुक मैं अभी नहीं करा पा रहा हूं बिकॉज क्लासेस में इतना समय नहीं है। दिव्य जड़ी बूटी बुक इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर आंसर्स फॉर ऑल योर क्वेरीज इन टैक्सेशन, बीट CA इंटर इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, CMA इंटर डायरेक्ट टैक्स, CMA इंटर इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब 5 बुक निकाल के थक चुका हूं मैं, इतना सारा एग्जॉस्टिव कवरेज है Q&As का उसमें, एंड लेटेस्ट अपडेटेड एज पर फाइनेंस एक्ट 2019। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप बुक रेफर कर सकते हो, हमारे वेबसाइट में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, प्रिंटेड कॉपी भी, सॉफ्ट कॉपी भी, ठीक है। सो ये मैं प्रोविजन यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। तो आपने ओल्ड मशीनरी का ट्रांसफर नहीं किया टू अ न्यू बिजनेस एक्सीडिंग 20% ऑफ द टोटल वैल्यू। मतलब मेरा 20% से ज़्यादा जो वैल्यू है वो ओल्ड मशीनरी का नहीं है, 20% तक हो सकता है।
मैं अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट कर रहा हूं तो वो इंडिया में नहीं यूज हुआ था ऑब्वियसली, मतलब आप इंपोर्टेड यूज कर रहे हो, आपने कोई भी इंडिया के बाहर वाला एसेट यूज नहीं किया, और दे आर नॉट ओल्ड एसेट्स, मतलब सेकेंड हैंड आप नहीं यूज कर रहे हो। इंडिया के बाहर अगर था तो वो सेकेंड हैंड नहीं था, क्या नहीं था, सेकेंड हैंड नहीं था, वो ब्रांड न्यू मशीनरी थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन विच वॉज देयर इन द लास्ट ईयर ऑल्सो। ध्यान से देखना प्लीज गाइज, ध्यान से देखना। यहां पे एक HCL टेक्नोलॉजीज की केस लॉ थी प्लस एक CBDT का सर्कुलर पेरिस से आया हुआ था कि एक्सपोर्ट टर्नओवर में से क्या करते हैं, जब हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं ना तो हमको फ्रेट लगता है, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस लगता है, इंश्योरेंस चार्जेस लगता है, बहुत सारे चार्जेस लगते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अब एक्ट में क्या लिखा है ना कि वो आप एक्सपोर्ट टर्नओवर से एक्सक्लूड करोगे, मतलब दैट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर। In order to take deduction, you have to compute the profits eligible for deduction, which is what, profits into export turnover by total turnover। तो परसेंटेज निकल जाता है। तो एलिजिबल प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो, फ्रेट टेलीकम्युनिकेशन को एक्सपोर्ट टर्नओवर से माइनस करके। अब यहाँ पे केस लॉ में आया कि जब ये चीज एक्सपोर्ट, अब टोटल टर्नओवर में ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो जब ये फ्रेट टेलीकम्युनिकेशन इंश्योरेंस एक्सपोर्ट टर्नओवर से यू कैन रिड्यूस, कांट यू शुड यू नॉट रिड्यूस दिस फ्रॉम टोटल टर्नओवर। यही पे केस लॉ ने बोला, और CBDT सर्कुलर का भी यही जवाब था कि नहीं, to calculate export turnover and total turnover, freight telecommunication charges, insurance charges and expenses incurred in foreign exchange for services outside India should also be excluded। मतलब दोनों export turnover से और total turnover दोनों से माइनस होंगे वो। It will be excluded from both ET and both TT। It will be exported from both ET and both TT। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट, बस खत्म सर, ऑलमोस्ट खत्म। सेक्शन 10 में ज़्यादा और डिस्कशन करना नहीं है, मैं आपको और नया सेक्शंस में ये ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, देखिए एक बार पढ़ लेना। सबसे पहले चैरिटेबल ट्रस्ट को सेक्शन 11 में एग्जेम्पशन मिलता है, ये ध्यान रखना। चैरिटेबल ट्रस्ट को सेक्शन 11 में एग्जेम्पशन मिलता है। कौन कौन से इनकम्स उनके एग्जेम्प्ट होते हैं, सेक्शन 11 में लिखा है। इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट होली फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, मतलब जो प्रॉपर्टी से इनकम आ रहा है, जो प्रॉपर्टी पूरी की पूरी चैरिटेबल पर्पस के लिए है या रिलीजियस पर्पस के लिए, दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11। या प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट विच अप्लाइड इन पार्ट ओनली फॉर चैरिटेबल, या फिर जो प्रॉपर्टी आप हेल्ड करके रखे हो ओनली फॉर चैरिटेबल पर्पस, उसका इनकम भी एग्जेम्प्ट है। या फिर प्रॉपर्टी अंडर ट्रस्ट विच इज अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पस आउटसाइड इंडिया। ये सारे चैरिटेबल पर्पस डिफाइंड है गाइज, मैं अब इसमें डिटेल में नहीं जाना कि चैरिटेबल पर्पस क्या है, इसका भी एक डेफिनेशन है कि व्हाट इज दिस चैरिटेबल पर्पस। इज इट क्लियर। वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन जो आपको मिल रहा है, जो आप कॉर्पस में डाल रहे हो, मतलब कैपिटल में डाल रहे हो, अपना कॉर्पस बना रहे हो, ठीक है। सो इन दैट केस इवन दैट कॉन्ट्रीब्यूशन विच अ चैरिटेबल ट्रस्ट इज रिसीविंग विल बी एग्जेम्प्टेड। तो ये चार तरह के इनकम उनके हाथ में क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो याद रखना, होली फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट से जो इनकम आ रहा है, या जो प्रॉपर्टी आपने अप्लाई किया है ओनली फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस, या जो प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर भी अगर आपने अप्लाई किया ना चैरिटेबल पर्पस, तो भी वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में ही आएगा। देन कम सेक्शन 12, ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस को अगर कॉन्ट्रीब्यूशन से इनकम आ रहा है, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय ट्रस्ट होली फॉर रिलीजियस पर्पस शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट होली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। मतलब अगर उनको वो ट्रस्ट से पैसा आ रहा है जो ट्रस्ट पूरा का पूरा रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए है, तो इन दिस केस आई मीन वो प्रॉपर्टी जो पूरा का पूरा रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन उस इंस्टीट्यूशन से आ रहा है, तो अगेन आपको वो डीम टू बी क्या मानेंगे, हम मान लेंगे कि ये चैरिटेबल पर्पस के लिए किया गया था। पॉलिटिकल पार्टीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 13A में, ये सारे इनकम्स एग्जेम्प्ट होते हैं। HP, IFOS, कैप गेन, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, इसके रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। अगर आपको याद है, ये वही रिकॉर्ड्स है। कंडीशंस क्या है कि मेंटेन एंड कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट सो दैट AO इज ऑल्सो सेटिस्फाइड टू प्रॉपरली डिड्यूस इट्स इनकम। आपको जितने भी लोग 20,000 से ज़्यादा का कॉन्ट्रीब्यूशन दिए, क्योंकि वही में इनकम में एग्जेम्पशन नहीं है, तो आपको उनका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। CA की ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर आपको एक रिकॉर्ड सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। लास्ट है 13B का एग्जेम्पशन, दैट इज इलेक्टोरल ट्रस्ट। इलेक्टोरल ट्रस्ट
जो CBDT वाला अप्रूव्ड है और अपना 95% इनकम वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है रिसीव्ड बाय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अलॉन्ग विद द सरप्लस, जितना डोनेशन उन्होंने रिसीव किया 95% जो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दैट विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 13B एंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो वैसा ऑपरेट कर रहे हैं. सो गाइज ये ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है. देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग सेक्शन 10 ज़्यादा रेलिवेंट है जो मैंने आपको पढ़ा दिया. ये बात बाकी आप एक बार ओवरऑल गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है. ये बात बाकी आप वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन अप टू 10,000 पे तो इनकम है ही नहीं. वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन 20,000 से जो ज़्यादा है उस पर आपको याद रखना है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा, नेम और एड्रेस. सो गाइज एग्जेम्पशन जनरली यू विल नॉट गेट इंडिपेंडेंट सम, बट येस यू विल गेट पार्ट ऑफ GTI. जैसे हमारा जो लास्ट क्लास होगा ना, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली ट्यूसडे हमारा लास्ट क्लास है और ट्यूसडे को हम GTI का पूरा देखेंगे. ग्रॉस टोटल इनकम आप कैसे निकालते हो, व्हाट आर दी फंडास, व्हाट आर दी स्टेप्स यू शुड नो, कि पूरा का पूरा इनकम टैक्स आप कैसे निकालते हो, उस दिन आपको समझ में आएगा, ठीक है. तो एक क्लास हम उसका भी रखा है, इसलिए एक दो क्लास थोड़ा सा डिले होगा. सो यू हैव टू गो विथ मी विद द फ्लो. दैट्स इट फ्रॉम exemption chapter. Thank you so much for your cooperation and support.